हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो टॉपिक है आज का हमारा वो है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैव कम अप इन ऑर्डर टू इनकरेज द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ये क्या करता है? रीजनल ट्रेड ब्लॉक जो कंट्रीज़ हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। किस चीज़ के साथ? टू विथ जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कम्प्लीमेंट्रीज इन ट्रेडिंग आइटम्स। ट्रेडिंग आइटम्स में प्रॉक्सिमिटी होती है, सिमिलैरिटी होती है और कम्प्लीमेंट्रीज होती है। इन सारी चीज़ों के साथ वो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देता है, इनकरेज करता है। एंड टू कर्व रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। और जो डेवलपिंग वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है उनके ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं उनको क्या करता है? ये हटाता है। Today 120 regional trade blocks generate 52% of the world trade। जो 120 रीजनल ट्रेड्स हैं आज के दिन में अगर हम देखें तो आज की डेट में 120 रीजनल ब्लॉक्स जो है 52% वर्ल्ड ट्रेड को जनरेट कर रहे हैं। दिस ट्रेडिंग ब्लॉक्स डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं वो कैसे डेवलप्ड हुए? तो जब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड हो गए इंट्रा रीजनल ट्रेड को स्पीड अप करने में, तब ये जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है वो स्टार्ट हुए, डेवलप हुए। दो दिस रीजनल ब्लॉक्स रिमूव्ड ट्रेड टैरिफ्स विद इन द मेंबर्स नेशंस। ये रीजनल ब्लॉक्स क्या करते हैं? तो ट्रेड टैरिफ्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं? हटा देते हैं मेंबर नेशन के बीच में, दो नेशंस के बीच में। एंड इनकरेज फ्री ट्रेड। और ये क्या करते हैं? ये जो है फ्री ट्रेड को इनकरेज करते हैं। In the future, it could get increasingly difficult for free trade to take place between different trading blocks। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात कर ले, अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? जो फ्यूचर फ्री ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक मतलब नहीं चल सकता, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में इसको इंक्रीज करने में। इन फ्यूचर इट कुड गेट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर फ्री ट्रेड टू टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स। डिफरेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में जब ये फ्री ट्रेड होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। Some major regional trade blocks have been listed in आगे हमारा concerns related to international trade। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हैं। Undertaking international trade is mutually beneficial to the nations if it leads to regional specialization, higher level of production, better standard of living, worldwide availability of goods and services, equalization of prices and wages and diffusion of knowledge and culture। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमारे लिए बेनिफिशियल कब होगा, या फिर किसी भी नेशन के लिए वो बेनिफिशियल कब होगा? जब उसमें रीजनल स्पेशलाइजेशन होंगे, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ये जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी ये सारी चीज़ें अगर उनमें हो रही हैं तो क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड हमारे लिए बेनिफिशियल है किसी भी नेशन के लिए। International trade can prove to be detrimental to nations if it leads to dependence on the other countries, uneven levels of development, exploitation and commercial rivalry leading to wars। ग्लोबल ट्रेड तो हम देखते हैं कि जब अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल कब होगा, अब ये डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, ये हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है। कब? जब 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 कोई भी नेशन किसी और कंट्रीज पे पूरी तरह से अगर डिपेंडेंस हो जाएगा तब ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा इंटरनेशनल ट्रेड। अनएबल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट अगर होंगे, एक्सप्लॉयटेशन होगा, कमर्शियल राइवलरीज होंगी जिसकी वजह से वॉर हो सकते हैं, तो वो सब क्या होगा? हमारे लिए इंटरनेशनल ट्रेड इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा खराब साबित होगा। ठीक है। ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो ग्लोबल ट्रेड है वो क्या करता है? हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है। इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ पे एग्जाम्पल है कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट कर सकता है इसकी वजह से। जो कौन सी चीज़ें हैं जो जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो है इन्वायरमेंट टू हेल्थ, हमारी हेल्थ पे, वेल बीइंग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अराउंड में। ठीक है। As countries compete to trade more, production and use of the natural resources spiral up. Resources get used up faster than they can be replenished। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर
ट्रेड का कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ा तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी गुड्स का, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है बहुत ही हमारे लिए कम पड़ जाएगा। यहाँ पे है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा फास्टर यूज़ होगा देन इसका जो बनना है, रिप्लेनिश होना है, वो उससे ज़्यादा क्या होगा, ये फास्टर यूज़ हो जाएगा, ख़त्म होने लगेगा। आगे एज अ रिजल्ट मैरीन लाइफ इज ऑल्सो डेप्लेटिंग फास्ट। मैरीन लाइफ भी क्या हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। एज अ रिजल्ट फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एंड रिवर बेसिन सोल्ड ऑफ टू प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज। जो फॉरेस्ट है वो भी कट डाउन हो रहे हैं, एकदम काटे जा रहे हैं। और रिवर बेसिन्स किसको सोल्ड किए जा रहे हैं, किसको बेचे जा रहे हैं, तो वाटर कंपनीज को, जो प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज हैं उनको बेच दिए जा रहे हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ट्रेडिंग इन ऑयल, गैस माइनिंग, pharmaceutical and agribusiness keep expanding their operation at all cost, creating more pollution. Their mode of work does not follow the norms of sustainable development. तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, वो क्या कर रहे हैं, जो कि ऑयल का जिनका, गैस माइनिंग का जिनका कंपनी है, वो क्या हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है और ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नॉर्म्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। If organizations are geared only towards profit making and environmental and health concerns are not addressed, then it could lead to serious implications in the future. अगर बात कर लें हम अगर ट्रेड की, अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान देते हैं और इन्वायरमेंटल और हेल्थ पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं, तो क्या होगा, ये फ्यूचर में बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशन क्रिएट करेगा। आगे हमारा गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसका सबसे पहला हमारा पोर्ट। इस टॉपिक का सबसे पहला है टॉप पोर्ट्स। द चीफ गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट्स। जो चीफ गेटवेज हैं वो क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, हार्बर्स एंड या पोर्ट्स है। यहीं से कोई भी चीज़ क्या होगा, आएगा या फिर जाएगा। कार्गोज एंड ट्रैवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दिस पोर्ट्स। जो कार्गोज होते हैं वो किसी और दूसरे कंट्री में कैसे जाते हैं, तो इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू। द पोर्ट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर कार्गो। जो पोर्ट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज। इन ऑर्डर टू प्राइवेट दिस फैसिलिटीज द पोर्ट अथॉरिटीज मेक अरेंजमेंट फॉर मेंटेनिंग नेविगेबल चैनल्स, अरेंजिंग टर्क्स एंड बारगेज एंड प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजरियल सर्विसेज। इन सारी चीज़ों को क्या होता है, बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि हो गया अरेंजमेंट्स, हो गया मेंटेनिंग नेविगेबल चैनल्स, अरेंजिंग ट्यूब्स, बारगेज एंड प्रोवाइडिंग लेबर। सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ पोर्ट इज़ जज्ड बाय द साइज ऑफ कार्गो। जो पोर्ट का इम्पॉर्टेंस है वो कैसे जज किया जाता है, तो जो कार्गो का साइज है उसके अकॉर्डिंग, एंड द नंबर ऑफ शिप्स हैंडल, और कितना शिप्स वो हैंडल कर रहा है हर रोज़, उसके उसका जो पोर्ट है वहाँ से कितने शिप्स कहीं और के लिए जा रहे हैं। The quantity of cargo handled by a port is an indicator of the level of development of its hinterland. तो जो कार्गो की क्वांटिटी है, कितने कार्गो हैंडल हो रहा है उस पोर्ट के थ्रू, वो क्या करता है, हिंटरलैंड का डेवलपमेंट इंडिकेट करता है। आगे हमारा टाइप्स ऑफ पोर्ट। जनरली पोर्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक विच दे हैंडल। जो पोर्ट्स कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक विच दे हैंडल। कौन कौन से ट्रैफिक वो हैंडल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पोर्ट, पहला इंडस्ट्रियल पोर्ट है हमारा। दिस पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड इन द बल्क कार्गो लाइक ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल्स एंड सिमिलर मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल पोर्ट से कौन कौन सी चीज़ें कहीं जाती हैं, तो ग्रेन हो गया, शुगर और ऑयल, ये सारी चीज़ें जाती हैं। कमर्शियल पोर्ट्स, these ports handle general cargo, packaged products and manufactured goods. These ports also handle passenger traffic. कॉमर्शियल पोर्ट से कौन सी चीज़ें जाती हैं, कार्गो, पैकेज प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ये पैसेंजर ट्रैफिक को भी हैंडल करता है। आगे है हमारा कंप्रीहेंसिव पोर्ट्स। कंप्रीहेंसिव पोर्ट्स क्या है, सच पोर्ट्स हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम्स। ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में किसी भी मटेरियल को हैंडल करते हैं, या फिर लार्ज बल्क जनरल कार्गोज को जो है लार्ज वॉल्यूम में हैंडल करते हैं। आगे हमारा मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज कंप्रीहेंसिव पोर्ट्स। तो जो वर्ल्ड्स के ग्रेट
पोर्ट्स हैं वो किस में क्लासिफाइड हैं, कम्प्रीहेंसिव पोर्ट्स में। कम्प्रीहेंसिव पोर्ट्स हमने पढ़ा जिसमें क्या था कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ कार्गोज को इसमें हैंडल किया जाता है। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अब लोकेशन के बेसिस पे देख लेते हैं। तो पहला है इनलैंड पोर्ट्स। दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, ये कहाँ होता है, सी कोस्ट से थोड़ी दूरी पे होता है। दे आर लिंक्ड टू द सी थ्रू अ रिवर और अ कैनल, ये लिंक्ड कैसे होते हैं, सी से ये कैसे लिंक्ड होते हैं, तो कैनल के थ्रू या फिर रिवर के थ्रू। सच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू अ फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्गेज, इसमें जो शिप्स जाते हैं वो कैसे जाते हैं, फ्लैट बॉटम्स वाले। फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विथ अ कैनल, मैनचेस्टर भी कैनल के साथ लिंक है। मेमशिप इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी। राइन हैज सेवरल पोर्ट्स लाइक मैनहेम एंड ड्यूसबर्ग एंड कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, अ ब्रांच ऑफ गंगा रिवर। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे जो छोटे छोटे जो पोर्ट्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, अलग अलग दूसरे सी से कनेक्टेड है या फिर अलग अलग रिवर से कनेक्टेड है। आगे जो है हमारा वो क्या है, आउटपोर्ट्स। These are deep water ports built away from the actual ports, ये एक्चुअल पोर्ट से क्या होते हैं, उससे दूरी पे बनाए जाते हैं। These serve the parent ports by receiving those ships which are unable to approach them due to their large size, यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने पेरेंट पोर्ट्स को रिसीव करते हैं, वहाँ के शिप्स को रिसीव करते हैं जो कि अपने लार्ज साइज की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं। क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल इज एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पायरिसिस इन ग्रीस, ये क्या है, इसका एग्जांपल एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पायरिसिस इन ग्रीस, ये इसका एग्जांपल है आउटपुट का। आगे है टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो इसका फर्स्ट क्या है हमारा, ऑयल पोर्ट्स। दिस पोर्ट्स डील इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल, इस पोर्ट्स का किस चीज़ में यूज़ होता है, प्रोसेसिंग में और शिपिंग ऑयल में। सम ऑफ दीज आर टैंकर पोर्ट्स एंड सम ऑफ आर रिफाइनरी पोर्ट्स, यहाँ के जो पोर्ट्स होते हैं ऑयल पोर्ट्स है, इसका मतलब है यहाँ पे टैंकर पोर्ट्स होंगे या फिर रिफाइनरी पोर्ट्स होंगे। माराकाबो इन वेनेजुएला, इशिखीरा इन तुनिशिया, ट्रिपोली इन लेबनान, ये जो पोर्ट्स है ऑयल पोर्ट्स यहाँ नाम दिया हुआ है, वेनेजुएला में है माराकाबो, इशिखीरा है तुनिसिया में और ट्रिपोली है लेबनान में। आर द टैंकर पोर्ट्स, ये कौन से पोर्ट्स हैं, ये हमारे टैंकर पोर्ट्स हैं। अबंडन ऑन द गल्फ ऑफ पर्सिया इज अ रिफाइनरी पोर्ट, और जो अबंडन है गल्फ ऑफ पर्सिया में वो कौन सा पोर्ट है, रिफाइनरी पोर्ट है। अब है आगे हमारा पोर्ट्स ऑफ कॉल। दीज आर पोर्ट्स which originally developed as calling points on the main sea routes where ships used to anchor for refueling, watering and taking food items। जो पोर्ट ऑफ कॉल है वहाँ पे क्या होते हैं, कॉलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये कॉलिंग पॉइंट्स मेन सी रूट को किसको कनेक्ट करते हैं, मेन सी रूट को। वेयर शिप यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स, इन सारी चीज़ों के लिए। लेटर ऑन दे डेवलप्ड इनटू कॉमर्शियल पोर्ट्स, आगे क्या होता है, ये कॉमर्शियल पोर्ट में डेवलप्ड हो जाते हैं। एडेन, होनोलुलु एंड सिंगापुर आर गुड एग्जाम्पल्स, इसके गुड एग्जाम्पल्स ये सारे पोर्ट्स हैं। आगे हमारा पैकेट स्टेशंस। दीज आर ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट्स, इनको फेरी पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। दिस पैकेट स्टेशंस आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होता है और मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज। These stations occur in pairs located in such a way that they face each other across the water body। ये क्या होता है, एक दूसरे के इस तरह से ये बने होते हैं जैसे कि एक दूसरे के ये सामने हो। Dover in England and Calais in France across the English Channel, ये दोनों वैसे ही बने हुए हैं। Intraport ports, ये क्या है हमारा, ये हम देख लेते हैं। दिस आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर द गुड्स आर ब्राउड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से जो है लिए जाते हैं गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए। सिंगापुर इज एन एंट्रीपोर्ट ऑफ एशिया, एशिया का एंट्रीपोर्ट कौन सा है, सिंगापुर है, यहाँ का पोर्ट है। रॉटरडैम फॉर यूरोप, यूरोप के लिए रॉटरडैम एंड कोपेनहेगन फॉर द बाल्टिक रीजन, बाल्टिक रीजन के लिए कोपेनहेगन। आगे हमारा नेवल पोर्ट्स। दीज आर पोर्ट्स विच हैव ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इनके पास क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। दिस पोर्ट्स सर्व वर्शिप एंड हैव रिपेयर वर्कशॉप फॉर देम, इनके पास क्या होता है, रिपेयर वर्कशॉप होते हैं। कोची एंड कारवार आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच पोर्ट्स इन इंडिया, इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कोची पोर्ट से और कारवार पोर्ट से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।